हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सिविल स्टैप। और मैं हूं डॉक्टर अमन। बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि आपके एचएएस मेंस के लिए हमारी तरफ से एक फ्री आंसर राइटिंग मॉड्यूल चल रहा है, और उसी मॉड्यूल में आज की क्लास है हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं विच कम्स अंडर योर GS2 पेपर, तो वो आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। बेसिकली लाइक ऑल द अदर सब्जेक्ट्स एक पैटर्न होता है, और क्योंकि न्यू पैटर्न आ गया है तो यू हैव टू अधेयर टू प्रॉपर स्ट्रक्चर। आपका इंट्रोडक्शन होनी चाहिए आपके आंसर की, फिर आपके आंसर की एक बॉडी होनी चाहिए और एक कंक्लूजन होना चाहिए। क्योंकि 8 मार्क्स के और 12 मार्क्स के दोनों ही बड़े आंसर्स हैं, तो कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अडेयर टू द स्ट्रक्चर। क्योंकि जो स्टूडेंट्स इन केस यू आर नॉट अडेयरिंग टू द स्ट्रक्चर, तो एक आधा नंबर आपका उस चीज़ में भी कटता है एंड यू टेंड टू स्कोर लेस मार्क्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये हमने ध्यान देना है कि आपने अपने आंसर को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज किया है, ऑर्गेनाइज किया है, और जो भी आपका कंटेंट है वो उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ही आपने फ्रेम किया है। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर क्लास ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस को पढ़ना, क्योंकि ये वही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके कमीशन ने बताई है कि आपके जो मेंस के पेपर्स हैं वो इसी टॉपिक से आएंगे। तो आपका जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो GS पेपर 2 के आपके दैट कम्स अंडर यूनिट 2 यूनिट 3 सब यूनिट 1 विच इज बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, देन इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी। अब ये एज इट इज मेंशन्ड है लुक ईस्ट पॉलिसी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए कि इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, और उसी के हिसाब से आसियान। ठीक है जी। देन इंडियाज रिलेशंस विद USA, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव्स। तो ये क्या है, चाइना से शुरू हो जाइए और मालदीव्स अगर हम जाएंगे तो दिस इज बेसिकली द इंडियाज नेबरहुड। तो ये इंडिया का नेबरहुड आ जाता है। एंड द मेजर पावर्स यू हैव गॉट USA, यू हैव गॉट रशिया एंड आर मिडिल ईस्ट कंट्रीज, और जिसके अंडर हमारी लुक वेस्ट और थिंक वेस्ट पॉलिसी आती है। लुक ईस्ट पहले आ चुकी है, मिडिल ईस्ट के अंदर हमारी थिंक वेस्ट पॉलिसी आ जाएगी। ठीक है जी। तो इन कंट्रीज को आपने बहुत ध्यान से करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके। देन इफेक्ट्स ऑफ द पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। ठीक है ना। आपकी जो भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की पॉलिसीज होती हैं, फॉर एग्जांपल USA का क्या एक्ट आया था, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, तो ये इस चीज़ से अंदर आ जाएगा। ठीक है। इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। ठीक है ना। तो इंडियन डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन लास्टली इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। ठीक है। तो ये सीधा सीधा पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए UN के बारे में, यूनेस्को के बारे में, WTO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी। देन जितने भी हमारे बैंक्स हैं, ठीक है ना, ADB है, AIIB है, ठीक है, ये NDB है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द रोल ऑफ NATO इन द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर। अब ये क्या है, ये किसके अंडर आता है। ठीक है जी। तो ये क्या है, बेसिकली bilateral regional global groupings and involving India and affecting India's interest। तो ये क्या है, NATO क्या है, दैट इज अ ग्लोबल, दैट इज अ रीजनल ग्रुपिंग। तो वो ग्रुपिंग है, उसका क्या इम्पैक्ट है रशिया यूक्रेन वॉर में, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर इज समथिंग विच इज हैपनिंग नाउ डेज। तो उस ग्रुपिंग का उस यूक्रेन की वॉर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्या रोल है, और वाई आर वी स्टडिंग इट, क्योंकि हमारा पहले ही आता है कि इनके एग्रीमेंट्स का कैसे वो इंडिया के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट आज, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर का सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। ऑयल प्राइसेस में ज़्यादा हो चुके हैं, इन्फ्लेशन हो चुकी है, सो इस वजह से वी आर सपोज टू डू दिस टॉपिक। ओके। सो व्हाट इज द रोल ऑफ NATO। ठीक है, ये इसकी हिंदी वो है ट्रांसलेशन, दैट इज चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो की क्या भूमिका है। ठीक है ना। सो यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन 8 मार्क्स विद इन 150 वर्ड्स। तो वर्ड लिमिट को भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक स्पेस दी जाती है और उसी स्पेस में अपना आंसर लिखना है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर। ठीक है ना। पहले अपने डायरेक्टिव को ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द डायरेक्टिव, और इस क्वेश्चन में डायरेक्टिव व्हाट ही है, तो आपने व्हाट को ही करना है। ठीक है ना। देन इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन आप कुछ भी लिख सकते हो, यू कैन राइट अबाउट NATO ऑल्सो, यू कैन राइट ब्रीफली अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर ऑल्सो, सो यू कैन अटेम्प्ट इन एनी वे, इन पॉसिबल वे। ठीक है ना। फिर मेन बॉडी में क्या लिखोगे, आप रोल लिखोगे, क्योंकि यही पूछा गया है। एंड लास्टली यू हैव टू कंक्लूड बाय समराइजिंग। ठीक है जी। So what is NATO? So this introduction की देखें, so it is an organization that aims to guarantee the freedom and security of its members through political and military means। ठीक है ना। so ये एक organization जो कि अपने political और military means के थ्रू अपने members की interest को protect करके रखती है। ठीक है जी।
ठीक है ना। अब बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो यू विल डायरेक्टली टॉक अबाउट द नेटो। तो नेटो कहता करता क्या है, सो इट पर्पस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक होता है पॉलिटिकल, दूसरा होता है मिलिट्री। ठीक है जी। पॉलिटिकल पार्ट के अंदर द नेटो इट enables the members to consult and cooperate on various problems। ठीक है, जितने भी कंटेम्प्रेरी टाइम में जो भी इश्यूज आ रहे हैं तो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर उनको डिस्कस किया जाता है। ठीक है जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, टू बिल्ड द ट्रस्ट एंड प्रिवेंट एनी फर्दर कन्फ्लिक्ट। और मिलिट्री मीन्स के ऊपर बोला है कि अगर पॉलिटिकल मीन्स के थ्रू conflicts resolve नहीं होते हैं, then it has the military power, means the NATO has the military power to undertake crisis management operations। वो अपने crisis management operations भी undertake कर सकता है in case there is a threat on the defense and security of the members of NATO and its allies। okay, if a NATO member is in member country is invaded, then it will be seen as an invasion on all the members of the NATO and hence action will be taken against it। ठीक है, क्योंकि एक कंट्री के ऊपर अटैक इन्वेजन का मतलब है पूरे के पूरे नेटो के ऊपर इन्वेजन, तो सारी की सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ओके, सो उसमें और आगे क्या लिखेंगे, सो नेटो एज ऑफ टुडे इज नॉट डिफेंडिंग यूक्रेन बिकॉज यूक्रेन इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो एज ऑफ टुडे। ठीक है जी। रशिया का इन्वेजन ही इसी एप्रीहेंशन पे हुआ है कि अगर यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन कर लिया तो उस हिसाब से तो आपका जो नेटो है वो बिल्कुल रशिया के डोर स्टेप्स पे आके बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो इसी वजह से रशिया इन्वेडेड यूक्रेन सो दैट देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द Russia mainland and the NATO forces। ठीक है जी। So NATO is not defending Ukraine because Ukraine is not a member of NATO, but NATO has definitely condemned the strongest possible terms the Russia's unprovoked aggression against Ukraine। ठीक है जी। एंड अगर हम अलाइज की बात कर रहे हैं, so the allies are providing equipments to help the Ukraine defend itself। they are providing, they are giving them logistics, military help, but they are not defending Ukraine। ठीक है ना, so they are just simply giving the Ukraine help कि यूक्रेन अपने लिए खुद लड़ रहा है बट नेटो मेंबर्स उनको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, विच इज हेल्पिंग यूक्रेन डिफेंड इटसेल्फ एज वेल एज सस्टेन्ड फाइनेंशियल सपोर्ट आल्सो। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं तो 2016 की नेटो समिट विच वाज इन वॉर्सो, उसके अंडर ठीक है ना, रशिया द नेटो और द अलायंस इज प्रोवाइडिंग यूक्रेन अ कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंट पैकेज। तो इसी पैकेज के अंडर उसकी सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए, ठीक है जी, और टू इम्प्लीमेंट द वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स, तो वहां पे बेसिकली दे आर एनेबलिंग वेरियस, हम कह सकते हैं प्रैक्टिसेस दिए जा रहे हैं फॉर द यूक्रेन टू एनेबल देमसेल्व्स टू गार्ड देमसेल्व्स। ओके, सो द यूक्रेन आपका ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंट पैकेज है, सो द यूक्रेन सीएपी ट्रस्ट इज एनेबलिंग द रिसोर्सिंग, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एनेबल कर रहा है फॉर यूक्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है जी, एंड बेसिकली दैट इज टू फॉर अ शॉर्ट टर्म नॉन लीथल मिलिट्री असिस्टेंस एंड लॉन्ग टर्म के लिए कैपेसिटी बिल्डअप के लिए उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, फाइनेंशियल भी और मिलिट्री भी। ठीक है ना, सो दैट इज दो चीजें हैं, एक है शॉर्ट टर्म नॉन लीथल मेजर्स और दूसरा है लॉन्ग टर्म के लिए कैपेसिटी बिल्डअप। ये तो नेटो का कहना है। उसके अलावा जर्मनी हैज आल्सो वार्न्ड द रशिया की जो उनकी तरफ से जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन आती है, सो दैट विल बी स्टॉप्ड अगर रशिया नहीं हट रहा है। ठीक है ना, मोर ओवर यूएस की तरफ से भी सैंक्शंस के लिए थ्रेटन किया गया है रशिया को कि अगर आप नहीं इन्वेजन को बंद करोगे तो आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज किए जाएंगे बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके जी, सो दिस इज व्हाट इज द रोल ऑफ नेटो इन द रशिया यूक्रेन वॉर। पहला तो है कि वॉर की शुरुआत ही इसी एप्रीहेंशन से हुई है कि द यूक्रेन माइट ज्वाइन द नेटो। ठीक है ना, सेकेंडली फिर आपने लिखना है कि अब वॉर हो चुकी है, इन्वेजन हो चुका है, अग्रेशन हो चुका है, तो अब उसके बाद क्या कर रहा है नेटो, तो वो हमने डिस्कस कर लिया कि नेटो क्या क्या कर रहा है। तो सिंपली आपने क्या कहना है कि हाउ डू यू कंक्लूड इट, द यूएसए अलॉन्ग विद वेस्टर्न कंट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू रिवाइव द पीस प्रोसेस थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। क्योंकि अब तक तो हमने कहा है कि हाँ जी वो मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, बट कहीं ना कहीं द रोल टू पीस लाइज थ्रू दिस डिप्लोमेटिक चैनल। सो इवेंचुअली वी हैव टू कंक्लूड आवर आंसर, ठीक है ना, इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, इन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक मैनर। ओके, सो दैट इज थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल इन मिटिगेटिंग द टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है जी, एंड देन एक्सपर्ट्स दे आल्सो रिकमेंड दैट मोर डायलॉग्स बिटवीन वेस्ट एंड द रशिया, ठीक है ना, विद एम्फेसिस ऑन इश्यूज सराउंडिंग द यूक्रेन माइट हैज द पोटेंशियल टू सॉल्व दिस एंटायर इशू। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर? अभी रिसेंटली G20 समिट में इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है जी,
देन व्हाट आर द जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस ऑफ आईएमईसी, तो आपने बताना है कि ये कॉरिडोर क्या है और इसके इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं दुनिया के लिए और पर्टिकुलरली इंडिया के लिए। तो अगेन आपने डायरेक्टिव लिखना है, ठीक है जी। सो राइटिंग डाउन ऑल, क्योंकि व्हाट ही है दोनों में, तो यू हैव टू राइट व्हाट इज व्हाट। आपने व्हाट के आंसर में लिखना क्या होता है, इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि व्हाट इज दिस कॉरिडोर ऑल अबाउट, फिर बॉडी में आपने पूरा डिटेल बताना है कि ये क्या है एंड उसकी फिर आगे जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। एंड सिंपली क्योंकि ये सारा ही आप हमारा बॉडी की अगर हम बात करें तो दैट इज अ पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव बॉडी है, तो यू विल सिंपली राइट अ वे फॉरवर्ड, अ वेरी सिंपल वे फॉरवर्ड। ओके, तो चलिए अगर हम बात करते हैं तो IMEC प्रोजेक्ट वाज साइंड एट G20 समिट, ठीक है ना, इन 2023 which holds significant geopolitical and economic implications for world as well as India. Now this project forms a part of the Partnership for Global Infrastructure Investment Alliance, ठीक है जी। सो ये PGII क्या, ये एक उसका ये पार्ट है, ठीक है ना, which is a value driven high impact ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो BRIP है, OBORB है, विच इज चाइना, बट उसमें दैट इज ऑल सराउंडेड बाय ओपेसिटी, ठीक है ना। उनकी जो टर्म्स हैं वो बहुत ओपेक हैं, किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया जाता है उसके कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं दुनिया को पता है। सो दिस IMEC is a very much value driven high impact and transparent infrastructure project, ठीक है ना, to meet the infrastructural needs of low and middle income countries। ये बेसिकली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे आप, व्हाट शुड बी इन योर बॉडी, पहले आपने IMEC को बताना ही ये क्या है। सो इट विल कंसिस्ट ऑफ रेल रोड, शिप टू रेल नेटवर्क एंड रोड ट्रांसपोर्ट एक्सटेंडिंग थ्रू 2 कॉरिडोर्स। रेल रोड भी है, शिप टू रोड भी है, शिप टू रेल भी है और रोड ट्रांसपोर्ट भी है। तो तीनों मोड्स आ जाते हैं, रोड का, रेल का एंड शिपिंग का, ठीक है जी। 2 कॉरिडोर्स होंगे इसका, एक ईस्टर्न कॉरिडोर और आपका नॉर्दर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर कनेक्ट करेगा इंडिया को अरेबियन गल्फ के साथ, आपकी गल्फ ऑफ कच्छ को, एंड यू नो हमारा जो मुंबई का पोर्ट है उसको अरेबियन गल्फ, अरेबियन आपका जो पेनिनसुला है उसके साथ कनेक्ट करेगा, और जो नॉर्दर्न कॉरिडोर है वो कनेक्ट करेगा गल्फ को यूरोप के साथ। तो ये इसके 2 मेन कॉरिडोर्स हैं, ठीक है जी। It will also include an electricity cable also, hydrogen pipeline also and high speed data cable also। तो सिर्फ ये ही नहीं है, सिर्फ कंटेनर्स की मूवमेंट ही नहीं है, इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी केबल भी जाएगी, इसमें आपकी डेटा केबल भी जाएगी, ठीक है जी, एंड इसमें आपका हाइड्रोजन पाइपलाइन भी जाएगी, मींस एनर्जी की मूवमेंट भी यहाँ पे होगी, ठीक है जी। और कौन कौन सी कंट्रीज इसकी सिग्नेटरीज हैं, यू हैव गॉट इंडिया, US, सऊदी, UAE, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी। सो दीज आर द इनिशियल मेंबर्स ऑफ दिस IMEC, ठीक है, जिन्होंने मिलकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ठीक है। अब कौन कौन से पोर्ट होंगे, ठीक है जी। मुंद्रा इंडिया में अगर हम देखें तो मुंद्रा पोर्ट गुजरात में, कांडला पोर्ट गुजरात में और JNPT विच इज इन नवी मुंबई। मिडल ईस्ट की बात करेंगे तो फुजायरा, जबल अली, अबू धाबी, ये UAE में आते हैं, ठीक है ना। दमाम एंड रस अल खैर पोर्ट आते हैं आपके सऊदी अरेबिया में, ठीक है जी। फिर आपकी रेलवे लाइन भी जो कनेक्ट करेगी, तो ये तो शिपिंग मोड था तब, ठीक है जी, ये तो आपके शिपिंग मोड्स हैं। जो रेलवे लाइन है दैट विल कनेक्ट द फुजायरा इन UAE टू हाइफा इन इजराइल, ठीक है जी। आपके इजराइल और UAE के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी विच इज द रेलवे लाइन बिटवीन फुजायरा विच आपका UAE में है, और हाइफा पोर्ट आपका जो मेडिटेरेनियन कोस्ट के साथ लगता है ये आपका है आपका इजराइल में, ठीक है जी, वाया सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन। तो सऊदी अरेबिया जॉर्डन के थ्रू पास होता हुआ ये UAE को आपके इजराइल के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है ना। इजराइल का आता है आपका हाइफा पोर्ट, और यूरोप में आते हैं आपका ग्रीस में है पायरस पोर्ट, साउथ इटली का पोर्ट है एंड फ्रांस का मर्सेल पोर्ट है, ठीक है जी। तो ये सारी कंट्रीज के पोर्ट्स इस प्रोजेक्ट के अंडर आते हैं, ठीक है। आप द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट आर द जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, पहला तो है क्योंकि हमने पहले ही बताया कि दिस इज अ ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है विच इज वेरी मच ट्रांसपेरेंट इन नेचर। सो पहला तो आएगा दिस इज अ थ्वाट और एन ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है जी, ठीक है। सो दिस इज अ पोटेंशियल काउंटर टू चाइनाज BRI प्रोजेक्ट इन द यूरेशियन रीजन, ठीक है जी। सो टू दैट विल एक्चुअली सर्व एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनाज अग्रेसिव एंड हेजेमोनिक एक्टिविटीज, ठीक है जी। then it will lead to integration across the civilizations, इंडियन इन आपकी इंडिया, आपका अरेबियन एंड योर आपका ग्रीस। तो
मेन सिविलाइजेशंस को कनेक्ट करने का ये एक मीडियम बन सकता है, ठीक है जी। इट कैन स्ट्रेंथन द टाइज, इंटीग्रेशन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स एंड द कंट्रीज, ठीक है जी। स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज ऑफर करेगा टू यूएस ऑल्सो, बिकॉज यूएस कहीं ना कहीं इस रीजन से अपने आप को पीछे कर रहा है, तो पीछे हो रहा है या पीछे कर रहा है, बट कहीं ना कहीं दिस प्रोजेक्ट विल गिव दैट लीवरेज टू यूएसए कि वो अपना इन्फ्लुएंस दोबारा से यहाँ पे बना सके, ठीक है जी। एंड थर्ड इज इट विल हेल्प इन ब्रेकिंग दी पाकिस्तान ओवरलैंड वीटो, बिकॉज पाकिस्तान इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज या आपके जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है उनके साथ कनेक्ट नहीं होने देता है, बी इट ईरान बी इट अफगानिस्तान। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो लैंड ओवरलैंड वीटो है हम वो उसको हम बाईपास कर सकते हैं, ठीक है जी। देन स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट विद अरेबियन पेनिनसुला। अब तक अगर हम इनकी बात करें, अरेबियन पेनिनसुला की बात करें, सो अरेबियन पेनिनसुला या फिर वेस्ट एशियन कंट्रीज वो कंट्रीज जिनके साथ हमारे इंडिविजुअल बायलेटरल रिलेशंस तो हैं, बट मल्टीलेटरली मिनीलेटरल्स नहीं है। एक I2U2 बना है, उसमें भी आपके पास यूएस है, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं सारी की सारी वेस्ट एशियन कंट्रीज इकट्ठे किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, जैसे कि हमारे आसियान नेशंस आते हैं, ठीक है ना। बट सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव जिसके थ्रू हम इन अरेबियन कंट्रीज के साथ एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है ना। देन इट विल डेफिनेटली हेल्प इन प्रमोटिंग द इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी एंड पीस। इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी, यू नो, एशिया, द साउथ एशिया विद द वेस्ट एशिया एंड देन विद द यूरोप। सो एक रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और कहीं ना कहीं it will definitely help in reducing the political tensions, because when all the countries, all the major countries of the West Asia, they are a member of this grouping or of this project, तो कहीं ना कहीं they will work out together कि किस तरीके से इस रीजन की अंदर जो इंस्टेबिलिटी है, जो वायलेंस है वो कम हो सके। और जब वायलेंस और इंस्टेबिलिटी कम होगी तो आपकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है जी। एंड कहीं ना कहीं इट इज डेफिनेटली ऑफरिंग अ रोल फॉर इट्स स्ट्रैटेजिक रोल इन अफ्रीका, क्योंकि हमारा जापान के साथ हमारा एक ऑलरेडी एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर हमारा एक प्रोजेक्ट एनविजन्ड है, और ये कहीं ना कहीं आपका यूएसए और यूरोप का ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर के साथ हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अफ्रीका में भी हम इस चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को। तो ये तो आपके जियोपॉलिटिकल थे, जिसे हम जियो स्ट्रैटेजिक भी कह सकते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में पहला, क्योंकि कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉरिडोर है, तो इट विल डेफिनेटली लीड टू एनहांस ट्रेड अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है जी, क्योंकि कनेक्ट हो रहे हैं तो ट्रेड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है जी। सो नंबर 1। नंबर 2 इज इट विल स्टिमुलेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी बिकॉज एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनेगा। जब ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बन रहा है तो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी ही होनी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तभी तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी, पहली बात कनेक्टिविटी होगी तो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी ही होगी। सो दीज ऑल पॉइंट्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ओके। देन नेचुरल है, ठीक है ना, जॉब क्रिएशन होगी, लो स्किल्ड, हाई स्किल्ड, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, सभी ही लेवल के ऊपर जॉब क्रिएशन होगी। तो सब हर एक एट एवरी स्टेज देयर विल बी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द पीपल, ठीक है जी। सो it will necessitate skilled and unskilled labor, so promoting employment. Then energy access, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन पाइपलाइन इसमें आती है। सो एनर्जी सिक्योरिटी और रिसोर्स एक्सेस भी इसका बहुत बड़ा पार्ट बन सकता है, और बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन पाइपलाइन इसका एक एलिमेंट है, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट आता है आपका, okay, yeah, this is number 5. It will facilitate the special setting up of special economic zones. So special economic zones वो है जो कि आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि मार्केट एक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जहाँ पे हमारे आपकी SEZs बनती हैं। तो जब आपकी अक्रॉस द कॉन्टिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो वहाँ पे SEZs बनेंगी, और अगर आपकी SEZs बन सकती हैं तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी इन ही रीजन्स में आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगी ही होगी, ठीक है जी। सो हाउ डू यू डू दिस? दैट वाज ऑल अबाउट द बॉडी। How will you conclude this answer? So this project holds significant promise in redefining the regional trade dynamics, ठीक है ना, and fostering एक sustainable economic growth and cooperation among the involved countries. कुछ नहीं एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, simply summarize what you have written, ठीक है। आपने economic growth लिखी थी, आपने easing out political tensions लिखा है, आपने connectivity की बात की है, तो उन सभी पॉइंट्स को एक दो स्टेटमेंट्स में फ्रेम कर दीजिए। So that is how you will write your conclusion, ठीक है जी। So this is your questions for tomorrow. So आपने ये आपके लिए टारगेट क्वेश्चंस हैं. So before coming to your class, कल की क्लास में आने से पहले try to attempt these questions. So पहला क्वेश्चन है, examine the significance of Central Asia in promoting and protecting India's geopolitical and economic concerns. Central Asia की importance के बारे में आपने बताना है. Secondly, examine the importance of India-Nepal relationship. Then second part is analyze the challenges
एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस रिगार्डिंग द इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। तो पहली बात तो इनके रिलेशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर आपने चैलेंजेस की बात करनी है, और दूसरे में आपने बताना है कि इनके चैलेंजेस के लिए सोल्यूशंस क्या है जिसके थ्रू आप इंडिया और नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। सो ये आपकी इसकी हिंदी ट्रांसलेशन आती है। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु वुड वांट टू अटेम्प्ट इन अ हिंदी मीडियम, तो ये उसकी ये आपका हिंदी वर्जन है। सो दीज आर द क्वेश्चंस, और आप अपने आंसर्स लिख के यू कैन सेंड योर आंसर्स ऑन दिस लिंक। ठीक है ना, आपके इस लिंक के ऊपर विच इज civilstep.spy.com के ऊपर आपका ये वहाँ पे यू हैव गॉट दी फोल्डर्स बने होते हैं, तो वहाँ पे यू सिंपली सेंड योर क्वेश्चन आंसर्स एंड दोज विल बी इवैल्यूएटेड बाय मी और बाय एनी आपके जो IR के और फैकल्टीज हैं उनकी तरफ से ये असेस किए जाएंगे। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल फिर हम मिलेंगे विद दीज क्वेश्चंस और इनको डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या होना चाहिए, एंड देन यू विल बी गेटिंग अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छी क्लास समझ आई है। इन केस बच्चे फिर भी कोई डाउट है, देन फील फ्री टू कनेक्ट टू अस थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।